CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इसको लेकर के तो शहर में ये हो रहा है कि इस कमिश्नर को वापस जाना चाहिए। ये भी तो हो सकता था कि वही चेक कमलम में गवर्नर साहब खुद जाते या चीफ सेक्रेटरी साहब खुद जाते और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके हाथ में उनके दफ्तर में ले जाके दे देते। नहीं। गवर्नर साहब को एक एडवाइस तो कर दीजिए सर कि जब भी अगर किसी भाजपा के नेताओं के मेहनत से पैसे आ रहे हों तो कमलम में ही ले जाकर के गवर्नर साहब खुद चेक दे दें। सारे पार्षद, एक तो प्रेमलता जी तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ बैठी थी। मेयर को नहीं चाहिए कि ये डिसिप्लिन हो। बिल्कुल 2 घंटे जो मैं समझता हूँ हाउस का काम खराब हुआ। सबसे पहले जब एजेंडा मूव किया तो कमिश्नर साहब को, चीफ इंजीनियर को एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन सर डिस्कशन की बात आपने कही, डिस्कशन से बचने के लिए ही तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मार्शल से उठवा के बाहर करवा दिया और फिर V3 को जो एजेंडा था वो पास किया। न कहीं इस एजेंडे पे कांग्रेस की मौन स्वीकृति थी। अब V3 सड़क भी चली गई। सर नया पास तैयार है सर, उस पर कमिश्नर का पहरा चल रहा है। लोग तो कमिश्नर से नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि कुल मिला के सर क्या निचोड़ है उस। अगर पार्टी प्रधान वहाँ गए हैं तो मैं समझता हूँ वो इनके लिए भी, पार्षदों के लिए एक इशारा है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्योंकि कोई सवाल जब मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं आपके पास आता हूँ। मधुकर जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अक्सर आप देखते रहते हैं कि 2-3 मीटिंग छोड़ के, मेरा तो एक शौक़ कह लीजिए, इंटरेस्ट कह लीजिए कि मैं तो मीटिंग देखने को पसंद करता हूँ कि वहाँ देखा जाए और थोड़ा आकलन किया जाए। उसका फ़ायदा भी मिलता है कि हमारे समय में जो कमियाँ थी वो अब दूर हुई हैं या नहीं, इस तरह का मौका मिलता है। हाँ, ये मैंने पहली बार देखा है कि तीनों पार्टियों के अध्यक्ष वहाँ पे थे। कभी कभी लक्की जी तो भी जाते थे हैं, बाकी दोनों, शायद जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी बीजेपी के अध्यक्ष तो शायद पहली बार ही इस तरह गए हैं। जी मैंने भी पहली बार देखा। तो विजयपाल जी को भी नहीं अक्सर देखा जाता। मुझे लगता ये है कि तीनों पार्टियों के अध्यक्ष कहीं ना कहीं अपने अपनी पार्टी के पार्षदों की हाउस में परफॉर्मेंस क्या होती है वो देखने के लिए गए थे जी। जो मुझे कारण लगा, क्योंकि पिछले 2-3 मीटिंग्स में कुछ ऐसी खबरें मीडिया में भी छपी कि पार्टियों के पार्षदों में पार्टी लाइन पे नहीं चल रहे, तीनों पार्टियों के। तो उसमें शायद एक, मैं तो यही बड़ा कारण समझता हूँ कि देखा जाए कि अंदर जो पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड की और पूरे शहर की क्या क्या बातें एकजुट होकर उठाते हैं। तो इसका कारण तो मुझे एक नज़र यही आ रहा है। जहाँ तक ऊपर से इशारे की बात है तो कई बार बैठे बैठे कई बार महसूस होता है कि ये जो बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो ये इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। उसमें शायद थोड़ा जोश में आके कोई इशारा कर दे या कोई देखे ऊपर से पार्षद, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशारा करने से हाउस चलता है। ये सब कुछ पहले तीनों पार्टियों में जो है, शुरू से आज से नहीं, कि एक प्री हाउस मीटिंग होती है, उसमें बाकायदा हर एजेंडे पे डिस्कशंस होती हैं और फिर वहाँ तय होता है कि कौन से एजेंडे पे किस पार्टी का क्या स्टैंड होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अध्यक्षों को वहाँ बैठ के उस हाउस चलाने में इस तरह इशारे होते हैं। कभी कभी हो जाता है, मतलब ये अपने आप, मुझे भी कई बार ऐसा आता है कि यार देखो वो काउंसलर जो बात कर रहा है अगर इस तरह नहीं तो इस तरह करेगा तो उसके लिए ही बेहतर है। तो सर इसीलिए प्री हाउस बुलाते हैं और उनको बताते हैं। अगर वो परफॉर्म देखने के लिए वो गए थे, HS लक्की तो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, मल्होत्रा जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, विजयपाल जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको तो हाउस का हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेकिन है, क्योंकि पार्षद नहीं रहे। तो एक बैठे हुए सीटिंग पार्षद को, जो पार्षद कभी रहे ही नहीं, वो कैसे इशारा कर सकते हैं और वो कैसे बता सकते हैं? नहीं, इशारा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब ये खबरें किसी भी, मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, पर जो मैंने महसूस किया है कि पिछले रिपोर्टिंग जो अखबारों में हुई या चैनल्स पे हुई कि पार्षद जो हैं अंदर कुछ पार्टी लाइन से हट के भी वहाँ पे कोई रोल अदा कर रहे हैं, तो शायद ये चेक भी था एक पार्टी प्रेसिडेंटों का अपने अपने। लेकिन ये बात को छोड़ते हुए मैं फिर कहूँगा कि मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि जब तक हाउस इन ऑर्डर ना हो, स्मूथ ऑर्डर हो, तो तभी हाउस को चलाने का या उसमें आप डिबेट अच्छी कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे चाहे तीनों पार्टियों के अध्यक्ष बैठे थे, लेकिन अंदर का नज़ारा थोड़ा सा मैं ज़रूर बता दूं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। देखिए, जब भी
कोई नया मेयर बनता है, मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल पे कहा था, हर मेयर सिटिंग अरेंजमेंट करता है, सीट अलॉट करता है। ये पहले होता था कि जो पिछली टेन्योर के मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर इस बार चुने हुए डिप्टी मेयर, उन तीनों को फ्रंट रो में जो पहले सीट होती थी वहाँ पे बिठाया जाता था। जो अब आप देख रहे हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर बहुत पीछे बैठे थे, और मेयर भी जो पुराने थे कुलदीप टीटा जी, वो भी एक कोने में बैठे थे। दूसरी बात, अगर देखेंगे आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद थे जी, उनको भी एक ब्लॉक अलॉट किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे ना, सामने वाला होता है रूलिंग पार्टी का, इधर वाला होता है अपोजिशन का, और इधर साइड वाला होता है नॉमिनेटेड काउंसलर का। ये एक प्रोसीजर है, और हर आदमी को सीट अलॉट की जाती है वहाँ पे बाकायदा कि तुमने इस पे बैठना है। अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी का ब्लॉक था उसमें पहली रो खाली थी बिल्कुल, एक सिर्फ लाडी जी बैठे थे, बाकी उनके सारे पार्षद, एक तो प्रेमलता जी तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ बैठी थी जी, और 2-3 कुलदीप जी और रामचंद्र गोयल जी, रामचंद्र यादव जी, और शायद अपने कौन थे, हरदीप सिंह जी, ये 3 एक तरफ बैठे थे, बीजेपी वाले पीछे बैठे थे। तो पहली बात तो ये है कि पार्टियों का डिसिप्लिन तो पहले दिन वो सामने नज़र आ रहा था कि नहीं है। ये मान के चलो कि इसको यह इशारा भी तो समझ सकते हैं कि कहीं ये पार्टी उसी पार्टी में शामिल ना हो जाए बाद में। लगता है कि आपस में मनमुटाव का इशारा होता है कि पार्षदों में वो अपनी ट्यूनिंग नहीं है उस तरह की, ये जो मुझे लग रहा है। चाहिए ये था कि जब कितनी, अगर किसी ने, मीडिया ने ध्यान नहीं किया, अगर वो 2-3 बार फोकस कर मीडिया में खबरें आ जाएं कि आम आदमी पार्टी के तो पार्षदों की सीटें ही खाली पड़ी थी, बिल्कुल ये चीज़ें, इसका बातें छोटी छोटी होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि मनोनीत पार्षद भी कभी ना कभी अपनी सीटें छोड़ के दूसरे सीटों पे आके बैठते रहे, फीलिंग लेने के लिए आते हो कि मैं भी चुना हुआ हूँ। मैं इसे नहीं कहूँगा, ये आपके शब्द हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आप जब इतना गर्मा गर्म बहस हो रही हो, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, लाइव भी जा रहा होता है, और इतनी गर्मा गर्म बहस के बाद 1 मिनट में ही आप जाके दूसरे की सीटों पे मजाक हंसी करते रहो, तो लोगों के दिमाग में जाता है कि ये लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं लड़ाई। गंभीरता होनी चाहिए। अगर हम सारा देखते हैं तो उनको मैं एक ही कहूँगा कि कभी आपने पार्लियामेंट में चलती देखी है, लाइव सब देखते हैं, कभी देखा है कि कोई कांग्रेस का बीजेपी में जाता हो, सीट पे बैठ कर जाता हो, या कभी विधानसभा में जाता हो, कभी किसी ने देखा कोई अपनी सीट छोड़ता ही नहीं है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इसको पहले कहते हैं हाउस इन ऑर्डर, कि अपनी अपनी सीट पे बैठे। फिर आता है दूसरी जो सर, इसको एक बार और कि मेयर को नहीं चाहिए कि ये डिसिप्लिन हो। अब देखिए, मेयर की एक बड़ी पोजीशन और तरह की बनी हुई है 2-3 साल से कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक पार्टी को नहीं है। मेयर को कई जगह पे थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ये कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। अगर दोनों चीज़ ना हो तो रिज़ाइन ना कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता। रिज़ाइन होकर क्या होगा उसके बाद क्या निकलेगा? देखिए, ये दिखाएं कि हम अगर नहीं संभाल सकते हैं तो ये भी हम ले सकते हैं फैसला। लोकतंत्र में ये रेजिग्नेशन हर चीज़ का हल थोड़ी है। सवाल तो ये है कि ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। तो सर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को आगे बैठने के लिए क्यों नहीं उनको सीट दी गई? सीट दी गई होगी, मैं मानता हूँ, खुद ही नहीं बैठे वो। मैं कम प्लेट तो लगे दिखे। मैं बिल्कुल होना चाहिए था, और होता वो तो शायद मैं समझता हूँ मैं आगे होती थी। आगे हमारे समय में पहली जो रो होती है जिसपे अब महेशिंदर बैठते हैं या दूसरे बैठते हैं, ये यहाँ पे सीनियर डिप्टी मेयर और पिछले बार का जो मेयर, आउटगोइंग मेयर जिसको बोलते हैं, ये तीनों सीटें उनको दी जाती थी। लेकिन ये मेयर नहीं बिठा पाई हैं। मुझे नहीं, ये एक सवाल उठता है। मुझे नहीं लगता कि मेयर ने कोई इस बात पे मना किया हो। अगर उन्होंने कहा होगा तो ये तो अपना हक भी लेना होता है। कौन सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर चाहेगा कि हम पीछे बैठ जाएं और हमारी जगह आगे है? ये तो वो उन्होंने, मुझे तो नहीं लगता किसी ने आज तक कोई इतराज़ किया होगा हमें पीछे क्यों बैठाया है। ये ज्ञान कौन देगा सर? फिर ये ज्ञान तो उनको खुद चाहिए। ट्रेडिशन देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि हर आदमी ये तो नहीं है। हम भी पहली बार गए थे, हमने भी पिछले वालों से सीखा था कि पहले क्या होता था, या शौक़ होता था। मैं तो मेयर काउंसलर ना होते हुए भी हाउस देखता था जाके। अपने अपने फिर टेस्ट की बात है ना। अब चलो इन बातों को छोड़िए, उसका रिजल्ट क्या निकला है मैं आपको बताता हूँ। 2-3 चीज़ें की कमियाँ मुझे इस बार हाउस में आई। हम थोड़ा सा आकलन कर रहे हैं अब कि हाउस में क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया। बता दो कि हम अभी भाजपा के लीडर सुभाष चावला जी से बात नहीं कर रहे। पूर्व मेयर 2 बार मेयर रह चुके हैं, और नगर निगम के जो एक्ट के बारे में जितनी बात इनके पास जानकारी होती है, शायद जो जवाब ये दे पाएंगे और किसी से हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से पुराने पार्षद हैं,
सवाल ये है कि शायद आप उनसे मिलते नहीं, या वो उनकी कोशिश नहीं होती आपसे मिलने की। 3-4 लोग तो बहुत शहर में उनकी उपस्थिति या बोलने वाली स्थिति हमने देखा नहीं सर, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जाना नहीं चाहिए, या उन्होंने कभी बुलाया भी नहीं। आपने तो कई बार बुलाया भी, तो बुलाया तो मुझे आने का भी मन करता है, और बिना बुलाए आज पहुंच गया मैं। नहीं, ये तो दोनों हाथ से ताली बजती है। देखिए, पॉलिटिक्स और पत्रकार दोनों का चोली दामन का साथ है। हमारा पॉलिटिशियन का तो बिल्कुल गुजारा नहीं पत्रकारों के बिना। हमारी जितनी मर्जी हम बात करते रहे, हमारी बात जनता तक तो आप ही पहुंचाते हैं ना। कई बार गलत पहुंचती है, कई बार सही पहुंचती है, तो हमें तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब रहा कि हाउस जब इन ऑर्डर नहीं होता तो फिर बाकी कमियां भी जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। एक सबसे पहले जो मैंने इस बार महसूस किया कि पहले जो एजेंडा इंट्रोड्यूस होता है, सेक्रेटरी बोलते हैं कि एजेंडा नंबर सो एंड सो, और फिर उसके बाद कमिश्नर या चीफ इंजीनियर डिटेल में एजेंडे के बारे में बताते हैं हाउस में कि एजेंडे में ये होने वाला है, ये हमारे प्रपोजल हैं, इस पे ये चीज़ें होंगी, डिटेल में होती हैं। उससे क्या होता है कि काउंसलरों को पूरी जानकारी एजेंडे के बारे में पहले ही मिल जाती है, फिर बाद में उनको वहाँ से क्वेश्चन सवाल जवाब करने कम पड़ते हैं अगर पहले ही डिटेल कर दिया जाए। कभी भी मैंने नहीं देखा पिछली 2-3 मीटिंग में जाने का कि कोई भी एजेंडा कभी इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें पहले एजेंडे को एक्सप्लेन किया जाता है। वो चीज़ की नहीं हो रही, ये गलत है। अब इसमें मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। सर, मिनट्स की भी पुष्टि नहीं हो पाती ठीक से। देखिए, मिनट्स तो बिल्कुल मुझे फिर वही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समझ ही नहीं है कि मिनट्स और 0 आवर 2 इकट्ठे नहीं हो सकते। मिनट्स सिर्फ इस बात के लिए हैं कि जो पिछली बार मैं बोला था वो मेरी रिकॉर्डिंग सही हुई या नहीं हुई, बस। अगर उसमें कोई मिनट्स में, रिकॉर्डिंग में या प्रिंट में गलत हो गया तो उसको आप करेक्ट करा सकते हैं, या ये कह सकते हैं जी मैं ये नहीं बोला था, आपने मेरा गलत रिकॉर्ड कर दिया। इससे ज़्यादा मिनट्स पे बहस नहीं होती। तो ये तो मिनट्स पे ही सारे सवाल जवाब करने शुरू कर देते हैं, वो नहीं काम हुआ। इस बार भी देखेंगे कि 11:20 पे मीटिंग शुरू हुई थी और 1:45 बजे तक मिनट्स और एजेंडे मिक्स हो गए, बिल्कुल। 2 घंटे जो मैं समझता हूँ हाउस का काम खराब हुआ। पजल्ड वाली स्थिति, पजल्ड वाली थी, चूचू का मुरब्बा कह लीजिए, पजल्ड थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, ऊपर बैठे वालों को नहीं समझ आ रहा था। 1-2 पत्रकारों ने मुझे इशारा करके कहा भी क्या फ़ैसला, मुझे ये भी हुआ। अब उसमें क्या था कि जैसे अब 2 एजेंडों की मैं आप ज़रूर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एजेंडा था कि रोड ट्रांसफ़र करनी है V3 एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे पहले जब एजेंडा मूव किया तो कमिश्नर साहब को, चीफ इंजीनियर को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये V3 रोड के लिए हम क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है। देखिए, एक बात तो सबको जग जाहिर है चंडीगढ़ में कि कारपोरेशन के पास फंड की कमी थी, और चंडीगढ़ की जनता से कोई मतलब नहीं उसका कि कारपोरेशन बनाए या एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, उसको ताल्लुक सिर्फ ये है कि सड़कें ठीक होनी चाहिए। और भाजपा का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी है और कारपोरेशन भी उनकी है, तो उनके लिए तो वो बनाए या वो बनाए, क्रेडिट डिस्क्रेडिट दोनों भाजपा को मिलेंगे। ना बनने का डिस्क्रेडिट मिल रहा था, अब बनेगी तो उनका क्रेडिट मिलेगा। अब ये था कि जो काउंसलरों का कंसर्न था वो भी ठीक था कि भाई हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जाने नहीं चाहिए। हर राज्य का एक प्रजा काम होता है राज्य का कि अपना राज्य को बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए। ये एक विस्तारवाद तो हमेशा रहा है, और ये पहले होता रहा है। बहुत से डिपार्टमेंट थे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास थे, हम लेके आए, कुछ नहीं चला पाए, वो वापस चले गए। उसका भी अफसोस है मुझे कि वो जब ले आए थे तो वापस नहीं जाने चाहिए थे। अब रोड पे पहले सबसे पहले इस पर एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये रोड जो है इसके लिए फॉर टाइम बीइंग हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक्ट ये कहता है, एक्ट के अंदर प्रोविज़न है कि हम रेजोल्यूशन डाल के उसको हम भेज सकते हैं। बताना चाहिए था कि कंडीशनल जा सकती हैं या नहीं जा सकती। मेरे हिसाब से एक्ट के मुताबिक कंडीशन का कोई वर्ड ही नहीं है। ट्रांसफ़र के लिए जाएंगी तो जाएंगी, आएंगी तो आएंगी। ये कभी नहीं होगा कि आप वो करो और फिर मुझे वापस कर दो। यानी V3 सड़कें चलेगी। मुझे जो मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता ये जो कंडीशन लगाई हैं एडमिनिस्ट्रेशन मानेगी नहीं मानेगी। एक्ट के मुताबिक कहीं भी वहाँ पे कंडीशनल चीज़ नहीं है। या हमें वो ट्रांसफ़र करेंगे, उनकी मर्ज़ी है, डिस्क्रिशन है, या बाद में हमें रिक्वेस्ट करके दोबारा वो सारा प्रोसीजर जो पहले आया था वो करना पड़ेगा। अब ये बात आती है, इसमें और कई चीज़ें डिस्कशन करने वाली थी। इसके ये जितनी सड़कें हैं इनके साथ साथ आप देखेंगे सबके यहाँ सर्विस लेन है साथ साथ। अब इसमें कहीं नहीं डिस्कशन में आया कि वो सर्विस लेन कौन करेगा,
सारी सड़कों के ऊपर पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं। कल को पेवर ब्लॉक कौन करेगा? उसके बाद स्ट्रीट लाइट हैं, वो कौन करेगा? जब रोड ही चली गई, सपोज मान लीजिए कि इन्होंने भी यही कहा, मेयर मैडम ने, कि 2 साल लगेंगे। 2 साल में कौन सी कारपोरेशन आती है, कौन सा अधिकारी होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं है। 1 साल तो रह ही गया कारपोरेशन का। ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं आई अभी भी। रोड वहाँ है, उसके साथ साथ फुटपाथ हैं, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वहाँ लगनी है। या मान लीजिए कल को कोई बड़ी डैमेज हो जाती है रोड V3, कई बार क्या होता है, नीचे हमारी सारी रोड के नीचे पाइपलाइन जा रही हैं, सीवरेज जा रहा है, या सड़क ही धंस जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसमें कोई क्लैरिटी है कि कौन करेगा? ये रो कारपेटिंग तो बोल दी, कारपेटिंग वो करेंगे। जब सड़कें ही ट्रांसफ़र हो रही है तो ये चीज़ें डिस्कशन में आनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता लगे कि ये चीज़ें हम दे रहे हैं। इसमें लोगों को अगर हम मजबूरी बता देते तो लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कारपोरेशन करे या लोगों को, लोग तो खुश होंगे चंडीगढ़ के कि सड़कें हमारी तो सड़कें हों। लेकिन क्या हुआ, वो आपस में इतना क्रिटिसाइज़ करने लगे एक दूसरे को कि सड़कें भी चली गई और लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन सर, डिस्कशन की बात आपने कही, डिस्कशन से बचने के लिए ही तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मार्शल से उठवा के बाहर करवा दिया और फिर V3 को जो एजेंडा था वो पास किया। देखिए, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मेयर की मजबूरी बन जाती है जब एक मन में हो कि एजेंडा हमने देना है। मान लो हमारे पास पैसे ही नहीं है रोड करने के लिए, तो अब देनी है सड़कें, जाए कि काउंसलर हर बात पे खड़े होके वहाँ देखिए तरीका देखा आपने कुछ काउंसलरों का, बिना वजह खड़े हो जाते हैं। एजेंडा कोई और चल रहा होता है कि बातें गौर उठा लेते हैं। तो मेयर के बात में, हाँ, मेयर, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी मिसमैनेजमेंट में कह लीजिए, सबके लिए ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। दो को निकालते, बाकी अपने आप चले जाते हैं। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय है कि जिसने डिस्टर्ब जो कर रहा था उसको बाहर फेंकवा देते ना, 2-3 को निकाल देते। जैसे ज़्यादा जो शोर डालने वाले थे उनको 2-3 को, ये एक्ट के अंदर है कि अगर कोई हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है तो उसको मार्शल लगा के हम कर सकते हैं, और हर मेयर ने किया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात से जो चुप था, जो खड़ा था, सिर्फ उसी को उठवा के फेंकवा दिया, बात बाकी तो रह गए। वो तो सब जब 14 के बोल दिए, सारे के बोल दिए, तो मार्शलों को नहीं पता होता कौन अंदर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो तो होता है। लेकिन ये होता था 2-3 भी निकाल देती ना मेयर, तो बाकी उनके साथ अपने आप चले जाते हैं। होता भी यही है कि 2 को निकाल दो, बाकी तो जाएंगे। ये तो मेयर की काबिलियत है कि सबको निकलवा दिया मार्शल से। नहीं, वो लगा मेयर को कि हाउस डिस्टर्ब ना हो, हमने ये एजेंडा हर हालत में, देखिए एक मजबूरी मान के। दर्शक दीर्घा में अध्यक्ष महोदय बैठे ही थे। देखिए, नहीं, अध्यक्ष महोदय तो क्या मैं कहूँ, उनका कोई राय नहीं होगी ऐसी कि निकालो। लेकिन जो अपोजिशन के पार्षद हैं उनको भी ये मजबूरी समझनी चाहिए थी कि जब पैसे नहीं हैं, सड़कें नहीं बन पा रही, सारे शहर में रोज़ देखो मीडिया में गड्ढे जब छाप रहे, तो बदनामी तो पार्षदों की नहीं हो रही थी। अगर कारपोरेशन की होती है तो पार्षदों की भी बदनामी होती है, उनके एरिया में भी तो V3 निकलती है ना। तो इस पे तो कोऑपरेट करना चाहिए था। और मैं एक बात कहूँ, मुझे कहनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं इस एजेंडे पे कांग्रेस की मौन स्वीकृति थी। यानी कांग्रेस भी चाह रही थी कि V3 रोड जो है वो प्रशासन में चला जाए। ये मौन ऊपर बैठे भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और जो कांग्रेस के पार्षदों का व्यवहार था अंदर, वो पॉजिटिव था कि सड़कें चली जाएं। ये या वही मौन, मैं इसको मौन एक एडजस्टमेंट कहता हूँ हाउस चलाने की। तो ये थी भी, शायद आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर थे उसको भांप नहीं पाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि V3 रोड को जो ट्रांसफ़र किया गया उसमें मौन स्वीकृति भाजपा के साथ कांग्रेसियों का था, मैं कह सकता हूँ। देखिए, सारे पढ़े लिखे हैं, उनमें सारे हैं, उनके अध्यक्ष खुद वकील हैं, एक्ट को वो भी जानते होंगे कि किस एक्ट के तहत हम वापस जा रहे हैं, आएंगी या नहीं आएंगी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी एक्ट नहीं पढ़ा, एक्ट पढ़ते हैं, और खुद डिप्टी मेयर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का रोल जो था कंपैरेटिवली पोलाइट था, वो इतना ज़्यादा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने शायद, उनका जो कल्चर ही है केजरीवाल जी का कि हर बात पे अपोज ही करना है, तो वो शायद उस बात पे कांग्रेस की रणनीति को भाप नहीं पाए। लेकिन सर, सवाल उठता है कि नगर निगम के पास पहले जो 2-3 डिपार्टमेंट थे, पब्लिक हेल्थ तो है ही, जो मेडिकल, मैं बताता हूँ, उसमें पहले 3 हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें पहले आई थी प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ। जब हमने लिया, ये हमारे समय में ही आया था, प्राइमरी स्कूल जब आए थे, प्रशासन ने उस वक्त शरारत की। एक जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं वो अपने अधिकार छोड़ने नहीं चाहते।
उन्होंने चंडीगढ़ के जितने भी जर्जर स्कूल थे, जो गिरने वाले थे, जो डिक्लेयर हो चुके थे, डेंजरस डिक्लेयर हो चुके थे, वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए कॉरपोरेशन को। और भर्ती अपने हाथ में रख ली, ट्रांसफ़रें अपने हाथ में रख ली कि ना कॉरपोरेशन वाला कोई नई भर्ती कर सकता है और ना वो ट्रांसफ़र, टीचर उनकी मर्ज़ी से आएंगे किसको लगाना किसको नहीं लगाना। और सारी की सारी जो रिपेयर थी, एक दो जगह मैं उस वक्त खुद एज मेयर होते गया था, तो मैंने देखा कि खासकर एक, शायद मुझे याद आ रहा है, मनी माजरा में एक स्कूल था, मुझे ये लगा कि अगर बहुत तेज़ बरसात आई तो कि इसकी छत ना गिर जाए। बिल्कुल। तो फिर उस वक्त मैं फिर हट गया, मैंने अपने टाइम में तो नहीं जाने दिए, बाद में मेयर ने ये महसूस किया होगा कि भी इतनी बड़ी रिपेयर हम करें, सारे स्कूल एक तरह से गिरा के बनाने वाले स्कूल थे सारे, तो शायद फिर वो स्कूल वापस चले गए। इसी तरह डिस्पेंसरियों में आया, जब डिस्पेंसरियाँ ट्रांसफ़र तो कर दी, लेकिन साथ में क्या किया कि दवाइयाँ भी वो खरीदेंगे, डॉक्टरों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी वो करेंगे। मतलब जहां माल खाने वाली चीज़ थी वो अपने पास रख लिया, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई तो हमेशा रहेगी कॉरपोरेशन और उधर के अधिकारियों में। तो ये चीज़ें जब दी उन्होंने ना, आज सारा बोझ डाल दिया ऊपर, ये सारा चीज़ें। हमने उस वक्त कहा, हमारे अफसर कहते जी हम क्या करें, डॉक्टर वो भेजेंगे, ट्रांसफ़र वो करेंगे, हम लिख के देंगे हमारी दवाइयों का कोटा इतना है। माल खाए बांदरी, मार खाए रीछ वाली बात। यही हुआ, इसी को यही कह सकते हैं। तो ये धीरे धीरे वापस चले गए ये सारे डिपार्टमेंट। अब V3 सड़क भी चली गई, कहाँ जाएगी, है तो चंडीगढ़ में ही। पॉलिटिकल पार्टियों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो ये होता है कि काम होना चाहिए, प्रशासन करे या वो करे। सर ये भी तो हो सकता था कि जो प्रशासन काम करेगा, जितना पैसा लगाएगा वो नगर निगम को दे दे, तो नगर निगम करवा ले, या फिर जितने भी इसके जेई है, चीफ और जो भी है वो वापस ले ले फिर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये कुछ बातें होती हैं गवर्नर साहब के डिस्क्रिशन की और कुछ होती हैं कानूनन तो वो जब चीज़ें हमारे पास हैं तो वो पैसा नहीं दे सकते। उस तरह दे सकते हैं जैसे अब 125 करोड़ रुपए ग्रांट आई है, स्पेशल ग्रांट आई है। स्पेशल ग्रांट है, एडिशनल जो कॉरपोरेशन का शेयर था उससे अलग से आई है। इस तरह नहीं दे सकते कि ये रोड बनानी, हम इसके लिए आपको पैसा दे रहे हैं, ये इस तरह नहीं मिलता। तो ये तो मानना पड़ेगा कि या तो रोड इसी तरह रहती या कॉरपोरेशन को करनी पड़ती। तो ये फिर ट्रांसफ़र करके मेरे हिसाब से ठीक हुआ है। अब देखेंगे आगे कोई बहुत अच्छी हालात हो जाए, कॉरपोरेशन के आ जाए, कुछ आ जाए तो, लेकिन निकट भविष्य में ये सड़कें आने की संभावना अब नहीं है। सर ग्रांट की चर्चा करी आपने 125 करोड़ की, आपने कभी देखा था कि जो ग्रांट है वो किसी पॉलिटिकल आदमी को बुला करके, जो आपके मेयर हैं उनको बुला करके एक चेक सौंपा जाए? ये तो ट्रेजरी टू ट्रेजरी या फिर ये तो ट्रेजेडी है शहर की जनता के लिए कि एक राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 125 करोड़ का ड्राफ्ट तैयार किया गया या चेक तैयार किया गया, और वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो जतिंदर पाल मल्होत्रा हैं और मेयर आपके हैं उनको सौंपा गया। तो ये नगर निगम को सौंपा गया या भाजपा को सौंपा गया, ये ज़रा सा बताने की कोशिश करें। देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि इस 125 करोड़ रुपया लाने में जतिंदर पाल मल्होत्रा जी और मेयर ने मिलके बहुत एफर्ट किए हैं। बार बार वो इसी बात पे पिछले 6 महीने से लगे हुए थे कि कॉरपोरेशन की हालत खराब। कोई आदमी इस तरह नहीं मिला गवर्नर साहब से जाके, ना कोई पार्टी के अध्यक्ष मिले जाके, ना ही मेंबर पार्लियामेंट मिला। आपने कभी मनीष तिवाड़ी जी ने बहुत बातें की, कभी उन्होंने जाके गवर्नर से बात नहीं की कि आप कुछ ग्रांट दीजिए, इसने दीजिए। इसमें अगर मिली है ये बात छोड़ दीजिए कि चेक दिया नहीं दिया, ये जो 125 करोड़ आया इसका क्रेडिट तो मल्होत्रा जी को और उनको ही जाता है। और ये पैसा कहाँ से आया है? ये 250 करोड़ रुपए के करीब जो बिजली विभाग जो प्राइवेट किया था उसके समय इसके एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, उसके लिए प्रशासन को लिखा गया और उसके लिए भी वहाँ दिल्ली में भी मल्होत्रा जी ने इस बात के लिए कई पत्र लिखे होम मिनिस्टर को कि हमें यहाँ पैसे की बहुत ज़रूरत है, कॉरपोरेशन के कई कारण हैं। जैसे उन्होंने इस बात पे भी इतराज़ किया कि मनी माजरा में जो 24/7 पानी का है उसमें इन्होंने बहुत पैसे वेस्ट कर दिए, प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये सारे मल्होत्रा जी एफर्ट करते रहे। अब मुझे ये शायद गवर्नर साहब ने भी एक सही समझा होगा कि जिस आदमी ने मेहनत की है उसको क्यों क्रेडिट ना दिया जाए।
बिल्कुल दिया जाए सर। तो ये जो उनको बुला करके एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पास ला करके बुला करके वो चेक दिया, तो ये भी तो हो सकता था कि वही चेक कमलम में गवर्नर साहब खुद जाते या चीफ सेक्रेटरी साहब खुद जाते और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके हाथ में, उनके दफ्तर में ले जाके दे देते। नहीं 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 नहीं, ये तो आप बहुत आगे जा रहे के बात कर रहे हैं। कमलम में तो जाने का मतलब नहीं, ये तो राजभवन अपनी जगह, उसकी अपनी एक संस्था है, उसका एक अपना ऑनर है। जाना तो सब बड़े हो छोटे हो वहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन उन्होंने दिया है उसमें, क्योंकि ये शायद पहली बार इस तरह की ग्रांट आई है, स्पेशल ग्रांट मैं आपको बताता हूँ। वरना रूटीन में ग्रांट आती है हमेशा, वो ट्रेजरी टू ट्रेजरी ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि ये 125 करोड़ की स्पेशल ग्रांट है। तो शायद देखिए, जब इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा हो शहर में, प्रशासन का भी हो रहा था सड़कें ना बनने की वजह से, और जब आदमी सोचता है कि फिर मैं रूटीन में दे दूं तो बात ऐसी बन जाएगी, थोड़ा बहुत गवर्नर साहब के मन में होगा कि इसका प्रचार भी होना चाहिए कि हमने पैसा दिया है, तो अब कॉरपोरेशन के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, पैसे आ गए हैं, कुछ काम जो हैं डेवलपमेंट के वो शुरू हो जाएंगे। इसको दूसरे नज़रिए से नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये हुआ पहली बार है, मैं इतना कह दूं, पहले कभी आई नहीं इस तरह की ग्रांट के, कभी किसी को बुला के चेक दिए हों या कोई इस तरह किया हो। ये पहली बार होने की वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। गवर्नर साहब को एक एडवाइस तो कर दीजिए सर कि जब भी अगर किसी भाजपा के नेताओं के मेहनत से पैसे आ रहे हों तो कमलम में ही ले जा करके गवर्नर साहब खुद चेक दे दें। इसको इस तरह नहीं इस तरह नहीं बोलना चाहिए। कमलम का अपना एक उसका गौरव है, और राजभवन का तो एक अपनी संवैधानिक संस्था है, दोनों का अपने अपने रोल होते हैं, तो इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये है कि क्योंकि ये एक अच्छा 125 करोड़ इस हालात में 1000 करोड़ जैसा है, जैसे है। हालांकि मैं इसको ये मानता हूँ कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है, पैसे बहुत चाहिए अभी कॉरपोरेशन को। ये तो 125 करोड़ कुछ भी नहीं है। जिस तरह के बैकलॉग 2-3 साल से चल रहा है, सड़कों का बैकलॉग चल रहा है, बहुत से पैसे देने हैं, और इससे कुछ ज़्यादा भी उम्मीदें नहीं कर लेनी चाहिए कि सारी चंडीगढ़ की सारी सड़कें बन ही जाएंगी पूरी, या सारे डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे। ये हाँ, एक तरह से पैच वर्क हो सकता है, कुछ छोटी सड़कें बन सकती हैं, क्योंकि सड़कों की हालत जो है। और एक चीज़ की मुझे हैरानी है, जिसकी तरफ ना मीडिया का ध्यान है, ना लीडरों का ध्यान है, ना काउंसिलरों का ध्यान है, कि क्या इतना घटिया मटेरियल लगाया गया था कि बरसात में इतने खड्डे पड़ गए। ये जांच का विषय नहीं है। लेकिन सर बोलेगा क्यों? हो सकता है कि इसमें कुछ और खेल हुआ हो। नहीं, इसमें इनका क्या कसूर है? वो तो 3 साल 4 साल पहले बनी थी। ये तो जो सड़कें इतनी जल्दी टूट गई, 4 साल पहले भी यही पार्षद थे सर, यही में आग नहीं 4 साल ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जिस पे हर जगह बात की जा सकती है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, जब ये डिबेट नहीं हो रही हाउस में, तो ये चीज़ें तभी छुपी रह रही हैं। इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? जिन्होंने ये गड़बड़ की है। अब आ जाता हूँ मैं दूसरे एजेंडे पे जी। वो एजेंडा आया जो चंडीगढ़ में पहली बार आया, एक बहुत अच्छा एक आप कहिए प्रोजेक्ट लाए गए, वो है जो मंथली पासेस का किया है कि 500 रुपये दीजिए, आप पूरे चंडीगढ़ में किसी भी पार्किंग में 1 महीने के लिए आप जा सकते हैं। ये इसकी मांग बहुत देर से चल रही थी, लेकिन एजेंडा आ गया, जी हम कर रहे हैं। इस एजेंडे पे अगर काउंसलर दिमाग लगाते या मेयर या कमिश्नर चाहते तो इस पर 2 घंटे बहस हो सकती थी। अब मुझे ये बता दें कि कहीं ये डिस्कशन हुई है कि ये पास कैसा होगा, इसमें सिक्योरिटी क्या होगी, दूसरी बात क्या ये स्मार्ट कार्ड बनेगा, स्मार्ट कार्ड बनेगा तो क्या उसके चार्जेस होंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, फिर लाखों गाड़ियां हैं, लाखों 2 व्हीलर्स हैं, ये कहाँ से इशू होंगे, कौन सी एजेंसी इसको इशू करेगी, कोई बैंक है वैसे इनका पंजाब नेशनल बैंक है जहाँ ये पैसा जाता है, क्या बैंक वाले तैयार होंगे कि उनके यहाँ लाइन लग जाए लाखों आदमियों की रोज़ पास लेने के लिए। और फिर किसी का कल को गुम हो जाता है तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है कि वो दोबारा कैसे बना सके, क्या उसके लिए उसको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने इशू थे इस पे, कितने इशू थे जिस पे 2 घंटे बहस हो सकती थी। आज आपने सिर्फ कह दिया जी पास मिलेंगे, मैं पास तो आप पास लेने जाओगे कल 500 रुपये का कहाँ जाओगे जी, आप बताओ, कोई क्लैरिटी है? लेकिन सर सवाल तो ये उठता है ना कि फुल प्रूफ काम इनको चाहिए ही नहीं। नहीं एजेंडे में ये डिस्कशन में होगा,
लेकिन एजेंडे में नहीं लाया गया। सर पहले भी डिस्कशन हुए हैं पार्किंग पर, कैसे करोड़ों रुपया लेके भाग जाता है, इसके लिए वो भी रास्ता तो छोड़ना है। मैं कह रहा हूँ, नहीं इसमें तो इन्होंने रोकने की कोशिश की है कि अब ये पैसा तो सीधा कॉरपोरेशन के पास आ जाएगा ना। ये सारी जो पिछली कमी है उसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पार्षदों की फेवर में था कि वो इस पर डिस्कशन करते, आम जनता को जानकारी पहुँचती। अब सिर्फ यही बात आ गई ना कि 500 रुपये का एंट्री वो पास इंट्रोड्यूस किया है, इसके अलावा कोई जानकारी है? मैं पास लेने जाऊँ, वापस लेने आज 10 दिन में जाएंगे तो कहाँ से लेंगे पास? काउंटर खोला जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, फ़ोटो लगेगी। पिछली बार एक बार हमने पास किए थे, इशू किए थे, पहले जो काउंसलरों को करते थे, लोगों ने डुप्लीकेट्स बनवा लिए। फिर हमने उस पर एक कोड लगाया, लोगों ने कोड भी डुप्लीकेट बनवा लिए थे जी। तो ये चीज़ें सारी बतानी चाहिए थी ना कि सिक्योरिटीज़ के लिए क्या किया हमने, कौन सी एजेंसी इसको देखेगी, कहाँ से मिलेगा, स्मार्ट कार्ड बनेगा, पास बनेगा, किस पास तो तैयार हो गया सर नया? नहीं हुआ, नहीं सर नया पास तैयार है सर, उस पर कमिश्नर का पहरा चल रहा है कि किसको पास देना है, किसको नहीं देना है, कौन पत्रकार ले जाएगा, कौन और लोग ले जाएंगे, इस पर कमिश्नर का फिलहाल पहरा है। सोशल मीडिया का कोई जाएगा तो किसके पास जाएगा? तो कमिश्नर के पास जाएगा, हाजिरी लगाएगा। वो कम्प्लीमेंट्री फ्री वाले हैं, वो फ्री वाले पासिस हैं। उसमें हाउस ने जो पास किया था वो उसी हिसाब से बांटे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल सबको जो हाउस ने उसको पास किया था सबको बांट दिए गए हैं। एक्स्ट्रा कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जो मान लीजिए कि हमारे पास 8-10 आदमी, उनके पास 10 पास चले गए। नहीं, मुझे तो बल्कि ये हो कि सारे काउंसलर, इवन मेयर भी इस बात के लिए खुश नहीं थी कि बिल्कुल 2-2 ही रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, और कमिश्नर थोड़ा इस मामले में कहते सख्ती कर रहे हैं कि इस बार कोई किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। मतलब ये थोड़ा सा मैंने सुनने को मिला है, बाकी आपके पास जानकारी, मुझे नहीं इस बात की जानकारी। लोग तो कमिश्नर से नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि इतना सख्ती ना करो। पहले सर आप जो पास की बात कर रहे हैं क्या कि फ्री वाले पास दिए, फ्री वाले ही पास बटे हैं, नए वाले का जो स्मार्ट पास कह रहे हैं, स्मार्ट पास, जब स्मार्ट पार्किंग ही नहीं है तो स्मार्ट, हाँ यही चीज़ें सारी बतानी चाहिए थी ना कि देखिए अब इन्होंने कह दिया जी इतनी हमें, जो कमिश्नर साहब ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसमें कि इतने करोड़ रुपये हमें रेवेन्यू आ जाएगा, 20-50 फिर 100 तक ले गए। क्या इसमें ये भी लोगों को इंश्योरेंस दिया है कि ये पैसा हम स्मार्ट पार्किंग डेवलप करने में लगाएंगे? अब लोगों को पास दे देंगे, इतने पास लोग ले जाएंगे और पार्किंग उनको ना मिलेगी तो क्या वो बाहर खड़े रहेंगे? सर इस कमिश्नर की बात आप कह रहे हैं कि कमिश्नर के रहते हुए इसके पहले भी कमिश्नर रहे और भी अधिकारी है, लेकिन जो अफरा तफरी अब दिख रही है इसको लेकर के तो शहर में ये हो रहा है कि इस कमिश्नर को वापस जाना चाहिए, ये सवाल उठ गया सर। नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत से लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि ये इनके आने से कुछ चीज़ें जो पहले गलत हो रही थी वो रुकी हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ सर? अब इस पर क्यों बातें मुंह खोलना अच्छा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आई है, ये चीज़ें इन कमिश्नर को क्रेडिट जा रहा है। लेकिन जो अफरा तफरी वाली बात करते हैं वो एक स्वाभाविक है, जब घर में तंगी हो पैसे की तो घर में भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, बीवी भी नाराज़ हो जाती है, बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं। तो कॉरपोरेशन में जब पैसे की तंगी है तो ये अफरा तफरी उसकी एक कारण है। जिस दिन हालात ठीक हो जाएंगे, पहले क्यों नहीं थी ये? 2-3 साल से ये बिगड़ा है काम, 3 साल से ये काम बिगड़ा है। पहले इतने साल हो गए कॉरपोरेशन को, 96 में जब सारा 80 करोड़ रुपए का बजट होता था तब भी ऐसी बातें नहीं होती थी। तभी तो स्पेशल कमिश्नर लगाना पड़ गया सर। नहीं, स्पेशल कमिश्नर तो क्या है कि वो IAS का जो ज़्यादा वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से चंडीगढ़ का कोटा बढ़ा रहे हैं, वो तो एडजस्टमेंट है। स्पेशल कमिश्नर वाली कोई यहाँ ज़रूरत वाली बात नहीं है, वो तो IAS को डेपुटेशन में भेजना है इन्होंने, धीरे धीरे UT कैडर को यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो उसका कारण है। उसको कोई ये नहीं है कि कोई कमिश्नर पे या किसी के पे चेक रखने के लिए भेजा, ऐसी कोई बात नहीं। फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद सर यहाँ पर अधिकारियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो और क्या हाल होगा फिर? नहीं, वो एक सिस्टम स्टेट है ना। अब जब चंडीगढ़ एक अपनी यूनियन टेरिटरी है, जब इसको एक स्टेट का UT का दर्जा है तो सारा प्रशासनिक ढांचा तो बनाना ही पड़ेगा, वरना किसी टाइम जब चंडीगढ़ पहले भी था तो एक ही चीफ कमिश्नर होता था, एक DC होते थे, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी को 5वां तो अफसर ही नहीं होता था, 2 DSP होते थे उस वक्त, एक DSP हेडक्वार्टर, एक DSP CID। जब हम पॉलिटिक्स में थे 2 DSP, फिर भी सब कुछ चल रहा था, ठीक था। लेकिन जब ये UT का ढांचा बढ़ता चला गया ना, तो ढांचे में हर चीज़ देनी है। अगर नेबर स्टेट में DGP है तो DGP लाना पड़ेगा, जबकि कंप्लीट UT भी नहीं है ये। नहीं, अब तो इसको कंप्लीट मान लो, इतने साल हो गए हैं। 1900 कैसे जाके इंदिरा जी के टाइम में हुआ फैसला,
तो आज कितने साल हो गए, तो अब इसका कोई स्वरूप बदलने की संभावना तो लग नहीं रही। हाँ, इसका ये है कि एक फ़ायदा है इसका कि थोड़ा स्टेटस इसलिए बड़ा रहता है कि ये पंजाब हरियाणा की जॉइंट राजधानी है, सीएम भी यहाँ है, दोनों का हाई कोर्ट भी यहाँ है। अब दोनों स्टेट अगर ना होती तो हाई कोर्ट होता चंडीगढ़ का अलग, किसी और जगह ही जाना पड़ता। कुल मिला के सर क्या निचोड़ है उस दिन जब आप बैठे, तो मुझे तो यही जानना है कि आप निचोड़ बता दें। अब देखिए, निचोड़ में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अगर अच्छी तरह इस हाउस में, एक तो मैं सबसे पहले कह दूँ, मैं ऊपर से देख रहा था 4-5 काउंसलर को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी ने एजेंडा पढ़ा भी हो। किसी ने भी एजेंडा देख के हाथ में रख के कोई नहीं बोल रहा था। 4-5 सर इसका सवाल उठा था कि 10 बजे आप, 11 बजे मीटिंग है, 10 बजे आप वो देने जाएंगे, एजेंडा देने जाएंगे। नहीं, वो सप्लीमेंट्री था। सप्लीमेंट्री कई बार लेट ही आता होता है, इस बार थोड़ा लेट आया, वरना जो मेन एजेंडा था, मुझे किसी काउंसलर ने एजेंडा कोट की तो डिबेट ही नहीं की। जब एक तरफ दूसरी तरफ और आ जाइए, पहले हाउस से बाहर तो बड़े शोर मचा रहे थे आप कि कम्युनिटी सेंटर में 100 करोड़ का घोटाला हो गया, वहाँ जाके आप जुबान भी नहीं खोली इस मीटिंग में। वेंडर वाला कितना शोर था, कोई जाके एक आदमी बोला क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, क्या था ये इस वक्त, क्या देखा जाए लोग, हालात तो ऐसा ही था सर। भाई लोगों को क्यों फिर आप अगर आपने जाके वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं करनी, उसका हल नहीं निकालना, तो उसका फिर क्यों शो डालते हो, बदनाम क्यों करते हो कॉरपोरेशन को। मैंने पहली बार भी कहा था कि ये जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने पता नहीं कहाँ से कैलकुलेट करके कहा, जो कम्युनिटी सेंटर में या फ्री वाले में जब लिस्ट आई तो जिन्होंने उठाया था उन्हीं के सब पार्षदों के देखिए उन्होंने भी रिकमेंडेशन की हुई है। नटशल मैं ये कहता हूँ कि ये हाउस है, ये महीने में एक दिन बैठता है, इसको एक दिन का वेस्ट मत करिए। ये बिल्कुल कोई परसों वाली बात थी कि वेस्टेज ऑफ टाइम था, वेस्टेज ऑफ मनी थी। इसलिए कारण ये था कि देखिए मेयर को तो वही करेगी मेयर जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसको सूट करता है, कमिश्नर को भी वही करता है, सूट करता है जो उनको ठीक लगे, अफसरों को भी ठीक लगता है। लेकिन ये इसकी जिम्मेवारी जो होती है पार्षदों पे होती है, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां के मैं पार्षदों को कह रहा हूँ कि किसी के पास एजेंडा नहीं था, किसी ने एजेंडा पढ़ नहीं रही था, कोई बोल नहीं रहा था एजेंडे के ऊपर, कोई क्वेश्चन एजेंडे पे नहीं कर रहा था, इधर उधर के वार्डों के अपने ये वो मैंने पिछले में ये बोला था वो नहीं हुआ, तो उसमें करके इन्होंने सारा ख़राब कर दिया काम। अगर अच्छे एजेंडे थे, अब एक एजेंडा और था जिस पे थोड़ा बहुत एक काउंसलर बोले हैं सिर्फ, जो इन्होंने प्लांट लगाना था, अच्छी बात थी। इस बार पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसी को दिया जा रहा है, उस पर डिबेट अच्छी हो सकती थी, फ़ायदा लिया जा सकता था। एलिगेशन से बच गए कि जी प्राइवेट को दे रहे हैं तो उसमें होता है ये भ्रष्टाचार होता है, ये होता है, लेकिन उसमें एक्सप्लेन तो करते, चीफ इंजीनियर एक्सप्लेन करते, कमिश्नर एक्सप्लेन करते कि ये चीज़ है, इसका ये फ़ायदा होगा, ये होगा। एक दो ने क्वेश्चन पूछा, शायद मुझे लगता है कंवर राणा ने या किसी ने या महेश इंदर ने पूछे हैं, बाकी तो शायद किसी ने एजेंडा भी नहीं पढ़ा होगा कि क्या है क्या नहीं। ये क्वेश्चन तो बहुत कम लगाते हैं सर, वैसे भी क्वेश्चन को डालेगा तो लोग आएंगे, क्वेश्चन तो मैंडेटरी है एक्ट के मुताबिक, मना नहीं कर सकते। नहीं, मना तो करेंगे नहीं, जब हमें स्टडी ही नहीं करेंगे तो फिर मैं वही तो बात कहता हूँ ना कि जब आप करेंगे नहीं तो आपको देखिए फिर वही बात ये आ जाती है कि पार्षदों को मैं फिर बार बार हमेशा कहता हूँ कि आप अपने वार्ड के मामले भी उठाइए, वहाँ भी मैसेज देना होता है। लेकिन चंडीगढ़ के जो अब बार बार मैं उनसे कहता हूँ कि क्या गारंटी है आपने उसी वार्ड से लड़ना है। जितने शेड्यूल कास्ट वार्ड हैं इस वक्त रिज़र्व हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। एक तो मान लें कि जो शेड्यूल कास्ट हमारे पार्षद भाई हैं उन्होंने तो अगले बार दूसरी वार्डों से लड़ना है, और इसी तरह क्या पता किसका वार्ड कॉल को लेडीज़ के लिए रिजर्व हो जाए। तो अगर आप पूरे चंडीगढ़ की बात करेंगे, आप दूसरे वार्ड में जब आपको टिकट मिलेगी तो आपको लोग कहेंगे देखो जी ये इसने तो हमारे वार्ड की भी बात की थी। पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, उनको लगता है कि वार्ड में ही सब कुछ है या वार्ड में ही बात करके कर लेने। ये कुछ बातें इनको सोचना चाहिए। और अब एक साल रह गया है, अगर पार्टी प्रधान वहाँ गए हैं तो मैं समझता हूँ वो इनके लिए भी, पार्षदों के लिए एक इशारा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने गए थे। ये आप मान के चलिए वैसे नहीं गए जितेंद्र प्रताप मल्होत्रा जी या लक्की जी या विजयपाल जी। अब एक बात आप सीधे बताएं कि जब मैंने पहले बात की थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और एक उनकी पार्षद सीधी बैठी पूरी हाउस में कांग्रेस वालों के साथ बैठे रहे ना, तो इशारे नहीं जाते फिर ये पार्टियों को? बिल्कुल इशारा है सर। तो ये है, इसलिए मैं तब कह रहा हूँ कि इस बार तो झंडे 4-5 थे, इसको तो बहुत बढ़िया हाउस चल सकता था अगर ये शोर शराबा ना करते, कॉपरेट करते कि जी ठीक है अगर मेयर की मजबूरी है रोड देना तो हम भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं।
ये चीज़ें जब 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 अच्छा, यूरी तो नहीं है कि विपक्ष का काम है। एक चीज़ और कह रहे हैं, सबसे बड़ी जो एक मजाक बन रहा है, मैं उसके बात करना चाहूँगा। गठबंधन की नाम पे एक विपक्ष की एकता दिखा रहे हैं कि जी गठबंधन है, या तो सीधा कहें जी हमने सिर्फ भाजपा को अपोज करने के लिए हम दोनों इकट्ठे हैं, या तो सीधा लोगों को कहें गठबंधन है। किसी बात पे बता दीजिए, नेशनल लेवल पे सारे कह चुके हैं कि जी हमारा कोई कांग्रेस से गठबंधन नहीं। और कल जो आप बयान आया है केसरी जी का, उसका केजरीवाल जी का, उससे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस वालों को इनसे बोलचाल भी बंद करनी चाहिए। आज सांसद नहीं चाहते होंगे स्थानीय, मैं समझता हूँ सांसद का अपना काम है, पार्टी को मजबूत करना पार्टी के प्रधान का और उसकी सारी यूनिट का काम होता है। क्या कहा कल केजरीवाल जी ने कि आज तक नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। एक कल का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शर्म नहीं है कांग्रेस को? गांधी परिवार में कौन है? ये तो सर सांसद को भी देखना चाहिए। सांसद को नहीं चाहिए, सांसद वो दिल्ली बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बैठे दिल्ली हैं, जीते हैं। एक तरफ आप सारी राजनीति सोनिया जी और राहुल गांधी की भक्ति में करते हो, जन्मदिन भी बनाते हो, उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हो, उनकी यात्राएं भी उनके नाम पे निकालते हो। वो कह रहा है कि इनको जेल क्यों नहीं भेजा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, और ये यह गठबंधन लगा के बैठे हैं यहाँ। इनको आज नहीं चाहिए था कि केजरीवाल ने जो कहा है वो गलत कहा है? क्या सीधा ही कह दिया ना? इससे ज़्यादा घटिया या इतनी अंगेस्ट बयान कोई किसी बड़े लीडर का कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ हो सकता है? हो सकता है कि गांठ ज़्यादा मजबूत पड़ गई हो। मैं तो सीधा कहूँगा ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पार्टी को ही बेचने पे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं जो बाकी वर्कर हैं पार्टी के, उनकी क्यों जुबान बंद है कि आपके लीडर को वो कह रहा है कि नेशनल हेड में गांधी परिवार को अंदर करो, और आप यहाँ कहते हो हमारा गठबंधन है। तो जिस दिन अंदर करेंगे उस दिन प्रदर्शन कर देंगे सर, इसमें क्या है? लोग पागल हैं? नहीं, लोग पागल हैं, इन बातों को नहीं समझेंगे। मैं तो हैरान हो गया कि आज के बाद मुझे लगता था कि कोई बयान आएगा कि केजरीवाल बकवास कर रहे हैं, और ये गठबंधन डाल के आपस में ऐसे दिखा रहे हैं जैसे दो बिछड़े भाई बहुत सालों के बाद मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के नगर निगम की जो स्थिति है आपने सुभाष चावला जी से सुन लिया है। और रही बात गवर्नर साहब की, पहले प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन और V3 सड़क, लोगों को तो राहत इसी में मिलेगी कि अधिक से अधिक जो डिपार्टमेंट हैं नगर निगम के ले लिए जाएं और यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी बिठा करके ही नगर निगम का कुछ भला हो सकता है, अन्यथा जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने का। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।